नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा। मैं आपका स्पाइन डॉक। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं जो हमें कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा जो स्पाइन का जो मनका है वो एक दूसरे के ऊपर खसक गया है, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। अब एग्जैक्टली स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का क्या मतलब होता है? जनरली हमारे ये दो वर्टिब्रा होते हैं जो एक के ऊपर एक अलाइन करते हैं और एक ही लाइन में आते हैं। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का मतलब होता है कि जो एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के ऊपर आगे खसक जाना। ये दो टाइप के होते हैं। जनरली एक एंटेरोलिस्थेसिस होता है, जब एक ऊपर की वर्टिब्रा नीचे वाली वर्टिब्रा के ऊपर खसक जाती आगे, और दूसरी रेट्रोलिस्थेसिस बोलते हैं, जिसमें एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के पीछे खसक जाती है। जनरली हमारे पास जो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के पेशेंट आते हैं वो सीवियर बैक पेन के साथ आते हैं, रेडिकुलोपैथी के साथ आते हैं और नमनेस और टिंगलिंग के साथ आते हैं। पेशेंट जो मेजॉरिटी कंप्लेन करता है वो बैक पेन करता है और जनरली उनका पोस्चर भी चेंज हो जाता है। अब क्या कॉजेज होते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के? देयर आर ओनली 4 और 5 कॉजेज जिसके वजह से स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस डेवलप होता है। पहला कॉज जो होता है वो डीजेनरेटिव होता है। जनरली आप देखेंगे कि ये जो है स्पाइन के जॉइंट्स हैं, ये ऊपर का जॉइंट है, नीचे का जॉइंट है। जनरली इन यंगर एज ये बहुत ही कंफर्टेबल विद कार्टिलेजियस जॉइंट होता है। एज द एज प्रोग्रेसेस देयर इज डीजनरेशन ऑफ द कार्टिलेज, जिसके कारण इसमें आर्थराइटिस डेवलप होता है। इसके वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से स्पाइन एक दूसरे के आगे खसकता है। दूसरा होता है इस्थमिक। इस्थमिस में क्या होता है, ये हमारा ये जो एरिया है ये पार्स का एरिया है। जनरली विद एनी रीजन इसमें एक फ्रैक्चर होता है या गैप होता है, जिसकी वजह से एक वर्टिब्रा आगे खसकना शुरू होता है। तीसरा कॉज होता है ट्रॉमेटिक। अगर कोई पेशेंट को ट्रॉमा हो जाता है, गिर जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, उसके वजह से ये चीज हो सकती है। पांचवा जो कॉज है, चौथा जो कॉज है वो इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से जनरली यहाँ का जो जॉइंट होता है पोस्टीरियर का वो डीजनरेटेड या फिर डिफॉर्म्ड हो जाता है, उसके वजह से वर्टिब्रा आगे खसक जाती है। अब इसमें हम क्या करते हैं? जनरली हम पेशेंट का एक्सरे करते हैं, एमआरआई करते हैं, ये देखने के लिए कि पेशेंट का जो डीजनरेशन है या फिर लिस्थेसिस है वो कितना सीवियर है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। ठीक है, एमआरआई में हम ये देखते हैं कि जो पेशेंट की नसों पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो कितना सीवियर है, नस कितनी दब रही है। जनरली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 90 to 95% इस पेशेंट इज ट्रीटेड कंजर्वेटिवली। अगर पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज ऑफ स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस पहुंचता है लाइक ग्रेड 1 या ग्रेड 2, तो हम उसे कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन विद फिजियोथेरेपी। व्हाट आर द फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज? जनरली हम फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज और कोर एक्सरसाइजेज पेशेंट को बोलते हैं और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बोलते हैं, जिसे हम बहुत ही इफेक्टिवली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को हम ट्रीट कर सकते हैं। इन केस ऑफ हाई ग्रेड लिस्थेसिस, जिसमें एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा पे बिल्कुल ही 50% मोर से ज्यादा हो गया है और पेशेंट का डिसेबिलिटी इंडेक्स इतना ज्यादा है कि पेशेंट चल नहीं पा रहा है, डिफॉर्म्ड हो गया स्पाइन, सीवियर लो बैक पेन है या फिर रेडिकुलोपैथी है, उस केस में हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। अब इसमें भी अगर आप सर्जरी देखेंगे तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में मेनली फ्यूजन सर्जरी या फिक्सेशन सर्जरी ज्यादा बेनिफिट करती है, सिर्फ डिकम्प्रेशन सर्जरी नहीं बेनिफिट करती है। तो आपको विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ये दोनों वर्टिब्रा को फ्यूज करना पड़ता है। विद द हेल्प ऑफ केज आप इसे फ्यूज कर सकते हैं और डिकम्प्रेस कर सकते हैं। केज के हेल्प की मदद से क्या होता है कि जो नर्व्स है वो फ्री होती है और पेशेंट को जो रेडिकुलर सिम्टम्स है उससे रिलीफ मिलता है। थैंक यू।